नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। दंगल में बात कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव की। जी हां, हरियाणा की भी एक सीट है जहां से राज्यसभा का उम्मीदवार उतरना है और बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन भाजपा में तो कई उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने क्या चुनाव से पहले ही हार मान ली है? दंगल के आज के हमारे अहम सवाल जिन पर चर्चा करेंगे, बीजेपी से राज्यसभा का उम्मीदवार कौन? क्या राज्यसभा उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस ने मानी हार? राज्यसभा उपचुनाव का नामांकन शुरू, नेता प्रतिपक्ष का इंतजार अभी भी बरकरार है। जी हां, राज्यसभा उपचुनाव का नामांकन तो शुरू हो चुका है और नेता प्रतिपक्ष का नाम अभी भी कांग्रेस का फाइनल नहीं है। और एक बयान जरूर आया कि भूपेंद्र हुड्डा का कि हमारे पास बहुमत नहीं है और ऐसे में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। तो क्या कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है? बीजेपी से कौन जाएगा राज्यसभा, बड़ा सवाल है। राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आईएएस अशोक मीणा रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त भी किए गए हैं। बीजेपी में कई दावेदार हैं, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार कौन? कांग्रेस का की तरफ से अभी तक कोई भी नाम सामने नहीं आ रहा, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। भाजपा के कई नाम सामने आ रहे हैं, कई लोग लॉबिंग करने में लगे हुए हैं, जिसमें बहुत से नाम हैं, कई बड़े नेता हैं। लेकिन कौन होगा वो उम्मीदवार जो भाजपा की तरफ से राज्यसभा जाएगा? क्या कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह की शिकस्त कांग्रेस को सहनी पड़ी, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी मोहर नहीं लगी है। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलें हैं अपने आप को संगठित करने के लिए। और उस विधानसभा चुनाव के बाद तो राज्यसभा चुनाव भाजपा के लिए काफी अहम। कांग्रेस क्योंकि अपने उम्मीदवार नहीं उतारने के पक्ष में है, जिस तरह से बयान आया है, तो क्या कांग्रेस ने पहले हार मान ली? बहरहाल हमारे साथ नेहा धवन है भाजपा से और योगेश सिहाग हैं कांग्रेस से, जिनसे हम ये चर्चा करेंगे। आप दोनों का स्वागत है। नेहा जी, विधानसभा चुनाव के बाद राज्यसभा का ये चुनाव काफी अहम है, क्या कहना है इसको लेकर? कई अटकलें हैं, कई नाम सामने आ रहे हैं। देखिए नवजोत जी, सबसे पहले तो राज्यसभा के इन चुनाव के लिए आपको मालूम है जिस तरह से एक सीट खाली हुई है उस पर नॉमिनेशन अभी होंगे और बहुत से नाम सामने आ रहे हैं। इस पर तो मुझे लगता है कि चर्चा अभी ऑफिशियली नहीं हो सकती है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेगा उनका नाम हमारा सामने आएगा और उसके लिए पहले अटकलें लगाने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी नाम सामने आएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस ने पहले भी जो है क्विट किया, और जब किरण चौधरी जी राज्यसभा सांसद बने थे उस समय भी कांग्रेस ने चुनाव से क्विट कर दिया था, अपना कोई नॉमिनेशन तक लेकर सामने नहीं आए थे। और एक बार फिर से ये सिनेरियो देखने को मिला है कि उन्होंने अपनी हार पहले से ही मान ली है। वैसे तो टेक्निकली तो उनकी हार है ही, क्योंकि फुल मेजॉरिटी जो है वो भाजपा के पास में है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं अपना पार्टिसिपेशन जो है वो रखना चाहिए। ये जो वोटर्स हैं उनके, जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया है और सरकार में एक मुख्य विपक्ष के रूप में उनको भूमिका निभाने के लिए दी है, मुझे लगता है कि उनके साथ जस्टिफिकेशन नहीं है। और एक विशेषकर बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो एक मोनोपोली है, उसी का एक उदाहरण यहाँ पर सामने देखने को मिलता है। क्योंकि जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को उन्होंने राज्यसभा से भेजा था, उस समय जो चांसेस थे वो कुमारी शैलजा जी के होने चाहिए थे, और कुमारी शैलजा जी को सभी तरफ से ये आवाज भी आ रही थी कि कुमारी शैलजा जी जो है वो राज्यसभा जानी चाहिए। लेकिन जो मोनोपोली थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, उन्होंने दीपेंद्र जी को राज्यसभा भेजा। उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव सामने आए तो लोकसभा में उन्होंने उनको एमपी की टिकट भी दिलाई, और फिर से एक बार दोबारा जब, अगर उस समय
कुमारी शैलजा जी चली जाती राज्यसभा में, तो मुझे लगता है कि जो रिजल्ट अभी विधानसभा के देखने को मिले हैं वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को देखने के लिए नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं जो अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति है, या फिर जो अदर दूसरे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको डाउन करने की राजनीति है, वो कांग्रेस की इस बार फिर से सामने देखने को मिली है, जिसके कारण से आज हरियाणा प्रांत में कांग्रेस, मुझे लगता है कि उनका भविष्य आगे चलकर बहुत अंधकार में है। और कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व जो अभी तक कायम हुआ था हरियाणा प्रदेश में, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इस वर्चस्व पर कांग्रेस के जो है स्टेटस दोबारा से वापस ला ठीक है पाएगी। नेहा जी, इन सब बातों का जवाब तो योगेश सिहाग से लेते हैं। योगेश जी, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त नंबर नहीं है तो हम कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, चुनाव में पार्टिसिपेशन भी नहीं लेना जिस तरह से नेहा धवन ने कहा, और उसमें पहले ही हार मान लेना, क्या बात? देखिए, नमस्कार नवजोत जी, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और नेहा धवन जी को नमस्कार, राम राम। देखिए, जहां तक राज्यसभा चुनाव की बात है, ये सीट कृष्णलाल पवार जी के विधायक बनने के बाद रिक्त हुई है जी। और मैं समझता हूं कि ये बाय इलेक्शन जो है एक सीट का बाय इलेक्शन है। यदि ये 2 सीटों का चुनाव बाय इलेक्शन ना होता तो हमारे पास पर्याप्त बिल्कुल बहुमत है और हमारा उम्मीदवार भी मैदान में होता। और जिस तरह की बात इन्होंने जब किरण चौधरी जी को बनाया उस समय भी क्योंकि हमारे पास पर्याप्त बहुमत नहीं था। तो देखिए, राज्यसभा का चुनाव कोई हार मानना, ये कोई जनता द्वारा डायरेक्ट चुनाव नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें विधायकों का वोट होता है और विधायकों की संख्या का आभास अच्छी तरह से होता है। हमारे पास 37 विधायक है, तो एक सीट पे चुनाव में हमारे पास पर्याप्त संख्या स्पष्ट नजर आ रही है, वो नहीं है। और देखिए, भाजपा के पास तो कोई ऐसा अपना कुछ है भी नहीं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं नेहा धवन जी का कि देखिए, एक बात जरूर है, आज भी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे मीडिया हो, हर तरफ ये चर्चा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बननी थी। और आज भी वो इतने चिंतित है नेहा जी, मैं शुक्रिया करता हूं कि कांग्रेस की भविष्य को लेकर और उसके लिए। तो देखिए, हर वर्ग में जो एक, क्योंकि वो इसलिए बदलाव चाहता था हर वर्ग, मैं मानता हूं उन्होंने धन बल के, ईवीएम के आधार पे, जिस तरह की अभी ये जांच के विषय है, तो ठीक है, एक सत्ता जरूर हथिया ली, परंतु उसके साथ साथ जो राज्यसभा में इंपोर्ट किए हुए हमारे नेताओं को ही इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि चाहे किरण चौधरी जी की बात हो, पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे, किसी न किसी तरह से इनके पास अपने नेता तो है नहीं, उन्हें हमारे नेताओं को पद का और का लालच देके अपने साथ लेके आते हैं। तो मैं समझता हूं कि हो सकता है ये अब भी कोई हमारे नेता को राज्यसभा में भेजे। तो बाकी तो इनका इंटरनल मामला है, ये देखने वाली बात है। जो हमारे नेताओं को इन्होंने लिया, नहीं, आप फिर से ये कह रहे हैं कि हो सकता है हमारे नेता को भेजें, तो क्या आपका कोई नेता जाने को तैयार बैठा हुआ है क्या? नहीं, जो चले गए उनमें से कुलदीप बिश्नोई जी बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं। देखिए, वो विधानसभा का चुनाव भी जो आदमपुर का 52 साल का गढ़ था, हाँ। उसमें हमारी कांग्रेस पार्टी ने वहां जीत हासिल की है। वो किस उम्मीद के सारे कभी अमित शाह जी से मिल, क्योंकि आज इन्हें देखिए जितने जरूरत रहती है इतने ही बात करते हैं ये। अब कुलदीप जी का साथ वो भी हमारे नेता हैं, देखिए इंपोर्ट किया था इन्होंने। तो उनमें से हमें लग रहा है कि किसी न किसी को शायद ये भेजें, तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं। जी बिल्कुल, लॉबिंग तो कई लोग कर रहे हैं और कई लोगों का नाम भी सामने आ रहा है, जिसमें कुलदीप बिश्नोई जाहिर तौर पर, क्योंकि उनके बेटे भी जो है विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं और पहले भी वो लोकसभा की टिकट उन्हें कुलदीप बिश्नोई को नहीं मिली थी, तो जाहिर तौर पर एक नाम उनका भी है और भी कई नाम चल रहे हैं। नेहा धवन, क्या कहना है आपका? देखिए नवजोत जी, जिस तरह से अभी सिहाग साहब बात कर रहे थे, मैं बहुत हैरान हो रही हूँ। सिहाग साहब को मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि हमारे नेता हमारे नेता हमारे नेता, आप बहुत टाइम से हमारे नेता कह रहे हैं। जब भी मेरे साथ डिबेट होती है आप ये लाइन जरूर बोलते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये हमारे नेता कहना छोड़ देना चाहिए। अब वो आपके नहीं है, वो हमारे हैं, आपके थे वो।
और अगर आप उनके साथ नेहा अपनापन जी, दिखा ये किसी, माफी चाहूंगी रोक रही हूँ, लेकिन ये किसी के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। जब से अशोक तंवर का इंसिडेंट हुआ है, कौन किसका है ये कहना राजनीति में जाहिर तौर पे मुश्किल है। आप दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं तो आप सहमत भी हैं, क्योंकि जिस जल्दी से लोग पाला पलटते हैं, मौसम भी बदलने में कुछ वक्त लगाता है, लेकिन यहाँ नेता एक स्टेज से दूसरे स्टेज का सफर तय करने में मतलब रॉकेट की स्पीड है। नेहा जी कंटिन्यू। दो बात रहेंगी नवजोत जी। देखिए, एक अगर हम टेक्निकली देखें तो टेक्निकली तो वो आज हमारे साथ में है। आज इस समय जब डिबेट हो रही है, हाँ, तो वो आप कह तो सकते हैं, हाँ, लेकिन ये कहना कि वो अब हमारे हैं परमानेंटली और वो दूसरे के हैं, बड़ा मुश्किल है। नहीं, लेकिन नवजोत जी, इसमें एक ऑप्टिमिस्टिक बात भी मैं देखती हूँ कि बहुत लंबे समय तक आप एक संगठन के साथ जब रहते हैं ना, तो आपकी दिनचर्या रीति नीति में वो बात आ जाती है। आपके विचार भी उसी संगठन के विचार लगता जैसे तो नहीं। देखिए, चौधरी वीरेंद्र सालों साल कांग्रेस में रहे, फिर भाजपा में 10 साल रहे, 10 साल बाद आज फिर से कांग्रेस में है। कहाँ आता है? मेरी लाइन पूरी सुन लीजिए कि एक बहुत लंबे समय तक जब आप एक संगठन के साथ रहते हैं तो आपकी दिनचर्या भी वैसी बन जाती है। आपकी सोच विचार, आचार विचार में वो संगठन का प्रतिरूप देखने को मिलता है। लेकिन एक लंबे अरसे रहने के बाद जब एक संगठन को छोड़कर दूसरे संगठन का दामन थामने की जब बात आती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो दिल पर चोट इतनी गहरी होती है, जिसका घाव इतना गहरा होता है जिसे भुलाए नहीं भूला जा सकता। चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, लेकिन आज भी अगर आप उन बातों को टटोलेंगे, वापस कांग्रेस में जाने के बाद भी क्या हुआ, उनके घाव और गहरे हुए। माननीय भूपेंद्र सिंह वहां नहीं जाते हैं, क्योंकि नेहा जी, क्योंकि राजनीति नेता खुद कहते हैं संभावनाओं का खेल है, और राजनीति ही एक ऐसी जगह है जहां कोई परमानेंट ना दोस्त है ना दुश्मन है। तो किसके घाव कितने गहरे, किसके घाव कितनी जल्दी भरे, ये तो संभावनाओं की बात है। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात राज्यसभा चुनाव की करें, डेफिनेटली भाजपा के पास क्लियर मेजॉरिटी नजर आ रही है और एक सीट राज्यसभा की और भाजपा के पाले में जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस, जिस तरह से योगेश सिहाग ने भी कहा, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त नंबर नहीं है, इसलिए हम पार्टिसिपेशन से भी गुरेज कर रहे हैं। देखो, मुझे ये लगता है नवजोत जी, पार्टिसिपेशन से गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हूं, तो अगर मैं एक कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में सोचना चाहूं, तो मुझे लगता है कि हमारी जो हमारे साथ के लोग हैं, उनमें एक पॉजिटिविटी आएगी कि हम किसका नाम चुनकर आगे भेज रहे हैं। आप अपना नाम चुनकर तो भेजिए। आप देखिए कि जब भी हम कांग्रेस के कल्चर को देखते हैं, तो वो 4-5 नाम है। उन 4-5 नामों के अलावा जो सेकेंड लेयर ऑफ नेताओं की जो सेकंड जनरेशन है, मुझे लगता है वो बिल्कुल मिसिंग नजर आती है। और थर्ड लेयर तो यंग जो जनरेशन है, वो तो बिल्कुल ही नजर नहीं आती। तो आपने यंग लीडरशिप डेवलप ही नहीं की है। और अगर लीडरशिप डेवलप करनी है, तो मुझे लगता है कि कुछ नॉमिनेशंस में नाम निकालने चाहिए, ताकि कांग्रेस के जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, उनको भी लगे कि हमारा जो नेक्स्ट लीडरशिप है वो ये पैनल उनका बन रहा है। लेकिन इस तरह से नाम भी उजागर नहीं करना, नाम के लिए सोचना भी नहीं, विचार विमर्श भी नहीं करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं संगठन को बहुत बड़ा नुकसान है। नवजोत जी, देखिए, पिछले दिनों आप भी जानते हैं कि हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव था, बाकी सभी राज्यों में हो गया, लेकिन हरियाणा को लेट सदस्यता अभियान में एंट्री मिली। चुनाव के बाद से अब तक हमने 23 लाख नए सदस्य जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जोड़ दिए हैं। हम निरंतर अपने संगठन को स्ट्रांग बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और बखूबी काम निभा रहे हैं, जिम्मेदारी से काम निभा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का संगठन पिछले 10 वर्षों से हमें देखने को नहीं मिला, तो लीडरशिप डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं आती। चलिए, इसका जवाब तो योगेश सिहाग से ही लेते हैं। जरूर आगे लाना चाहिए। योगेश जी। जी मैम, अपनी बात रखेंगे आप कि पार्टिसिपेशन तो होना ही चाहिए, भले ही पर्याप्त अगर नंबर्स नहीं है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। ये कहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग तो हो गई, हो तो नहीं गई, ऐसा तो नहीं लग रहा। किरण चौधरी को जब राज्यसभा जाना था तब भी चुनाव में ऐसा ही हुआ, अभी भी ऐसा ही है कि पहले ही हथियार डाल दिए गए? देखिए नवजोत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास संख्या उस समय भी नहीं थी। हमारे पास उस समय तो 29 विधायक थे, और अभी भी
जो संख्या है स्पष्ट नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि एक सीट का चुनाव है, एक सीट के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। 2 सीटों का चुनाव होता तो बिल्कुल एक हमारा निश्चित रूप से 37 में से एक हमारा विधायक बनना है, परंतु एक सांसद बनना है। परंतु जिस तरह की बात नेहा जी जो, और बिल्कुल जो आपने बात रखी, राजनीति संभावनाओं का खेल है, परंतु पहले एक विचारधारा होती थी राजनीति में। जब से मोदी जी और अमित शाह जी का युग आया है, इन्होंने हर प्रदेश में जोड़ तोड़ना मतलब एक आम बात हो गई है इनके लिए। तो आज भी मैं ये बात के, जहां ये नई लीडरशिप की बात रख रहे थे, इन्होंने कौन सी नई लीडरशिप को मौका दिया है? सिर्फ अनदर पार्टी से। आज आप देखिए नायब सैनी जी की सरकार है, टिकट मिली है और वो जीत कर आए हैं। योगेश जी आपके सामने है, नंबर और चेहरे आपके सामने हैं, आप काउंट करिए, काउंट करिए। मैं बता रहा हूँ, देखिए आज इन्होंने एक महीना पहले, मैं आपको मौका मिलेगा, मैं वही बात पे आ रहा हूँ। आपने 1 महीना पहले हमारी पार्टी में से किरण चौधरी जी को इंपोर्ट किया, उनको राज्यसभा गिफ्ट में दी। उसके बाद श्रुति चौधरी जी को विधानसभा की टिकट दी और उन्हें मंत्री भी बना दिया। तो क्या उस हल्के में, तो शाम हल्के में आपके पास कोई सक्षम ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जो चुनाव लड़ सके? तो ऐसा ही क्या नौबत आ गई कि आपके 80 विधानसभा क्षेत्र से विनोद ब्याना जी हमारी पार्टी में थे, और वो पार्टी जैसे ही उन्होंने बदली उन्हें टिकट भी दे देते हैं। आप कुछ तो इंतजार कीजिए, कुछ एक ग्रेस पीरियड 2 साल का, 3 साल का, 1 साल तो मिनिमम रख लीजिए। मेरी भी आपकी पार्टी के लिए एक सलाह है बिना मांगे कि एक ग्रेस पीरियड कुछ तो हो कि उसने पार्टी में काम किया हो। तो मैं समझता हूं नवजोत जी, आप भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो और आप इस बात को बखूबी समझते हो, क्योंकि इनके पास क्या रहता है, जब ये सत्ता में, देखिए ना तो ये जनता के लिए काम करते, इनका उद्देश्य अलग तरह का होता है। जब ये जनता में ये गवर्नमेंट फेलियर हो जाती है तो ये इंपोर्ट करते हैं नेताओं को अनदर पार्टी से, उनको मौका देते हैं। तो इनकी पॉलिटिक्स अलग तरह की है। और जो इंपोर्ट करने के बाद जिनकी, अब जैसे चाहे उदाहरण कुलदीप बिश्नोई जी का ले लीजिए, किस तरह से इन्होंने उस समय उनको क्या क्या सपने दिखाए होंगे, और आज देखिए वो अजीब है ना योगेश जी, आपको आज कुलदीप बिश्नोई बड़े याद आ रहे हैं, उन पर प्रेम प्यार बड़ा दिखाई दे रहा है कि वो सफर कर रहे हैं। और भाजपा की अगर मैं नेहा की बात करूं तो इनको कुंवारी शैलजा जरूर दिखती है। यानी कि दूसरे का वीक पॉइंट ढूंढना, आज मतलब उसी पे हिट करना है, अपने को कैसे संगठित करके आगे बढ़ना है। क्या इसकी तरफ भी बात होगी? बिकॉज अभी राज्यसभा चुनाव भी आ गया, नेता प्रतिपक्ष के नेता का नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ, संगठन कब बनेगा, सीडब्ल्यूसी की बैठक भी हो गई, महाराष्ट्र के चुनाव भी हो गए, लेकिन बदलाव नहीं दिख रहा। और कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल है और कोई दल भी नहीं है विधानसभा में हरियाणा की अगर हम बात करें। देखिए नवजोत जी, खड़गे साहब ने अभी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, उसमें तय हुआ है कि बूथ स्तर से लेके एआईसीसी तक एक बड़ा बदलाव कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, और उसमें ईवीएम को लेकर भी एक जन आंदोलन पार्टी चलाएगी। आज आप देखिए किस तरह से महाराष्ट्र में एक गांव में एक सैंपल के तौर पे वो वोटिंग करवा रहे थे, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि असलियत सामने ना आए। लेकिन ये असलियत देर सवेर सामने आएगी, और हमारी पार्टी में अब संगठन में भी बदलाव होगा, और बड़ा भारी जो एक बदलाव किया जाएगा। और आप देखिए इनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बडोली जी, जिन्होंने सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और उनकी पीड़ा ये थी कि उनकी बगावत की थी बहुत से नेताओं ने, और उन्होंने अनुशासनहीनता की कार्रवाई के लिए लिखा पार्टी को। और लेकिन मैं बड़े उस बात से जो एक ये बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि जिन्होंने उनकी पार्टी में रहते हुए बगावत की, उनकी भाजपा में आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आज ये भाजपा सिर्फ एक मुखौटा है। योगेश जी, भीतरघात के आरोप आपके कांग्रेस के नेता भी लगा चुके हैं, खैर इसका जवाब नेहा देंगी। नेहा जी, देखिए नवजोत जी, मैं बहुत हैरान हो रही हूँ। जब मैं कांग्रेस की बात करती हूँ तो कहते हैं कि नेहा जी कांग्रेस की बहुत चिंता कर रही हैं।
और अपनी बातचीत में कांग्रेस के लिए तो कुछ कहने को मिला नहीं, लेकिन आप बीजेपी का नाम ले लेकर जो भी बोले जा रहे हैं उसमें कुछ तो सोचकर बोलिए ना सिहाग साहब। आईना अपनी तरफ घुमाइए और नींद से जागिए। मैं कहूंगी सिहाग साहब को कि नींद से जागिए। आप बात कर रहे हैं अपने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके साथ, आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं जो भी बोल रहे हैं, ना आपके नेता जस्टिफिकेशन कर रहे हैं ना आप जस्टिफाई कर रहे हैं। क्योंकि संगठन में अगर आप एक नाम आगे करेंगे, उस नाम पर चर्चा होगी और उसकी लीडरशिप डेवलप होगी। मुझे लगता है नाम आगे करने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। क्या केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और सुरजेवाला के अलावा, 4 नामों के अलावा आपके पास और कोई नाम नहीं है जो राज्यसभा सांसद बनने के लायक भी हो? आप हमारी तरफ बात कर रहे हैं, हमने तो अपना संगठन पूरा कर लिया। संगठन में नए सदस्य बनाने की प्रक्रिया भी हमने 50 लाख का टारगेट लिया और 23 लाख तक तो हम पहुंच गए हैं। और देखिए कि हमारा संगठन का चुनाव भी अब शुरू हो चुका है, सभी राज्यों में एक साथ चुनाव होगा। आप लोग तो बहुत पीछे खड़े हैं भाई साहब, बहुत पीछे। और पिछले 10 वर्ष पहले की स्थिति देख लीजिए और 10 वर्षों में अब तक की स्थिति देख लीजिए। ईवीएम के भुलेखे से बाहर आइए सिहाग साहब। मुझे लगता है बहुत सारे कांग्रेस के नेता ईवीएम की आड़ से बाहर आ चुके हैं, आप अभी तक नहीं आए हैं। मुझे अब तो ईवीएम की चर्चा करने भी कांग्रेसियों ने बंद कर दिया। आप भी बंद कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जनता ने हमारा डेलीगेशन मिला है इलेक्शन कमीशन में, वोट दिया है और जनता इसकी साक्षी है। एक भी गांव से, एक भी शहर से आपने ये आवाज उठते हुए नहीं देखा होगा। क्या जनता का, अगर जनता ने हमें वोट नहीं किया होता तो जनता सड़क पर, रोड पर निकल कर ये नारे लगाती कि हमने वोट नहीं दिया, कैसे बन गई सरकार। आप क्या बात कर रहे हैं? लोग तो ये कह रहे हैं कि हमने तो वोट डालना ही बीजेपी को था। कांग्रेस तो सिर्फ जो उनके जो मुख्य मुखर होके बोलने वाले वोट थे, केवल वही लोग थे, चंद लोग। लेकिन हम तो शांत थे, हम तो देखते थे कि जब वोट डालने का टाइम आएगा तो हमने कमल का फूल ही चुनना है। ये लोग कहते हैं, ये लोग आपको भी कह रहे हैं। और जहां तक बात है, आपने कहा कि कुछ एक वक्त चुन लेना चाहिए जिनको अपना मानना चाहिए, चाहे वो 6 महीने हो या 1 साल हो। आप विनोद भयाना जी का एग्जाम्पल दे रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, विनोद भयाना जी मार्च 2019 में शामिल हो चुके थे भारतीय जनता पार्टी में, और मेरे हिसाब से शायद फरवरी में आए थे, और मार्च और अप्रैल उन्होंने लोकसभा के चुनाव कराए थे। आपके चौधरी विजेंद्र सिंह जो है वो यहाँ पर कम पीरियड था, मेरे साथ ही उन्होंने काम किया था। हांसी में हमने इकट्ठे काम किया था एमपी इलेक्शंस में, और उसके बाद उनको विधानसभा की टिकट मिली। इसलिए अब वो 2019 से हमारे हो चुके हैं, उनको अपना कहना बंद कीजिए। क्या अभी भी आप उनको, चलिए नेहा, इस बहस में नहीं पड़ते हैं। नेहा जी, क्या पैरामीटर्स हैं, किन लोगों को चांस, मतलब किस ऐसे शख्स को चांस भाजपा देगी राज्यसभा के इस चुनाव के लिए, किस चेहरे को? देखिए, जो भी चेहरा होगा, जो हमारी शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, और जो जिनका भी जाना हमारे हरियाणा प्रांत के लिए अच्छा होगा। और दूसरी बात, जो रिप्रेजेंटेशन हरियाणा का राष्ट्रीय स्तर पर रखना है राज्यसभा में जाकर, जो भी फैसला होगा वो समाज के लिए बहुत अच्छा होगा, हरियाणा प्रांत वासियों के लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि कोई भी नेता मेरे हिसाब से कोई भी कम नहीं है, और सब लोग इक्वल स्टेटस और इक्वल मेहनत किए हुए राजनीतिक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। और जिन जिन के भी नाम आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, जो चर्चा में है, वो चर्चा में नामों में से जो भी व्यक्ति चुनकर आएंगे वो अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभाएंगे, मेरा इतना ही कहना है। योगेश जी, ये डिफिकल्ट, देखिए नंबर नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस लगातार विधानसभा चुनाव भी हार गई, अब राज्यसभा की 2-2 सीटों से भी बैकआउट करना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि नंबर नहीं है, संगठन नहीं है, चैलेंजेस बहुत हैं। तो इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे? देखिए, मैं नवजोत जी वही बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि हमारा बहुत जल्द अब संगठन भी बनेगा और पार्टी में बड़े राष्ट्रीय स्तर पे बड़े अहम फैसले लिए जाएंगे। और देखिए, राज्यसभा में मेरा सवाल नेहा जी से है कि वो मूल रूप से भाजपा ही होगा या इंपोर्ट किया हुआ भाजपा, कांग्रेस से इंपोर्ट किया हुआ नेता होगा? एक देखिए, अब तो आपकी सरकार भी बन गई है, मैं समझता हूँ। करनी है क्या? आप चाहें तो हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी ज्वाइन करा सकते हैं। आप हाँ करें, आप हाँ करें। कौन कौन आना चाहेगा? मोस्ट वेलकम है सियाग साहब, जिसको मर्जी आप भेजना चाहें उसको हम भाजपा में ले सकते हैं। आप बताएं किसको लेना है, कैसी बात कर रहे हैं आप?
जो भाजपा संगठन के साथ जुड़ चुका होगा तो उसकी आसक्ति भाजपा संगठन के साथ ही होगी। अगर उसकी आसक्ति कांग्रेस के साथ बनाए नहीं रख सकते आप लोग, तो वो आपके साथ रहकर भी क्या करेंगे? आपका संगठन बिल्कुल खोखला और खाली हो चुका है। आप मिनिमम ग्रेस पीरियड निर्धारित नहीं है नेहा जी उसके लिए। आपके पास में चेहरे कौन से बचे हैं, थोड़ा ये भी ध्यान रखिए। मुझे लगता है इतनी बड़ी बड़ी बात बोलने से पहले रुक जाइए, आप दोनों इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटते हैं और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि राज्यसभा चुनाव भी हो जाएगा क्या, उसके बाद कांग्रेस का कुछ बदला हुआ सूरत हाल हम देखेंगे। आप देख रहे हैं दंगल, बात कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव की, लेकिन उससे भी ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट कि कांग्रेस अपने को खुद मजबूत कैसे करेगी, कैसे संगठित होगी कांग्रेस, और कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे आगे बढ़ेंगे। योगेश सेहाग हमें बता रहे थे, उनसे हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक से जाने से पहले। योगेश सेहाग, ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि अब कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को एक साथ कैसे रखे, क्योंकि अगर नेता संगठित नहीं है तो मनोबल तो टूट रहा है। विधानसभा चुनाव भी हाथ से निकल गया। देखिए नवजोत जी, कांग्रेस पार्टी में हर नेता कार्यकर्ता को अपनी बात रखने की आजादी है। उनकी तरह से हमारे नेता जो चेहरा जो है थोपा नहीं जाता। अब हमारे आप देखिए कि पार्टी में ठीक है, हमारी कमजोरी रही है कि संगठन हमारा किन्हीं कारणों से नहीं बन पाया, कभी कोई भी वजह रही हो, लेकिन अब बहुत जल्द कांग्रेस का पूरा संगठन जिला ब्लॉक स्तर पे भी बनेगा और बहुत जल्द उसमें आमूल-चूल परिवर्तन भी नजर आएगा। और क्योंकि एक नई सरकार को मैं समझता हूं कि 3-4 महीने का एक पीरियड होता है उसकी, वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाए, और मैं समझता हूं अभी 2 माह का समय हुआ है। तो जिस तरह के इन्होंने वादे किए थे, हमें उम्मीद थी कि ये पूरा करेंगे, परंतु आप देखिए किस तरह से जो 2100 रुपए हमारी बहनों के खातों में आज तक नहीं आए, और किस तरह से इन्होंने HKRN के माध्यम से पक्की नौकरियां ही समाप्त कर दी। 1,20,000 को HKRN के माध्यम से ये कह दिया कि आपको 58 साल तक हम नहीं हटाएंगे। तो ये आप देखिए कितना बड़ा बेरोजगारी के साथ कितना बड़ा इन्होंने एक मजाक किया है। तो इस तरह के अनेक मुद्दे हैं। किसानी का आज इतना बड़ा मुद्दा है, MSP का। योगेश जी, मुद्दे हैं, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष का होना भी जरूरी है एक मजबूत विपक्ष होने के लिए। पहले वो वहां पर नाम की मोहर लगनी जरूरी है ना। वो बहुत जल्द लगेगी नवजोत जी। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का लोकसभा में नारा दिया था। आपकी बिल्कुल वाजिब बात है, सभी जनता भी चाहती है, तो ये तो विपक्ष को चाहते नहीं ना। इनकी सोच तो ये है कि हमारी डिक्टेटरशिप हो। विपक्ष 400 सीटें इन्हें क्यों जरूरत थी? तो वो जनता ने समझा कि ये तो संविधान को खत्म करना चाहते थे, तो आज ये बहुमत नहीं जुटा पाई मोदी की सरकार, आज भी अल्पमत में अपनी सरकार चला रहे हैं। योगेश जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था, फिलहाल वक्त की कमी है। फाइनल कमेंट्स आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का बदला हुआ रूप कब तक देख पाएगी हरियाणा की जनता, या फिर विपक्ष भी बिखरा हुआ नजर आएगा? विपक्ष की भूमिका में भी बिल्कुल बिखरा हुआ नहीं होगा। कांग्रेस के आज भी 37 विधायक है और जनवरी के माह तक आमूल-चूल परिवर्तन होगा कांग्रेस के संगठन में भी, और सभी जो हमारे जो एक जिम्मेदारी तय की जा रही है, और बहुत जल्द कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच में होगी। चलिए, पहले आपने महाराष्ट्र चुनाव तक इंतजार करने के लिए जनता को कहा, आपके नेताओं के बयान आते रहे। अब नए साल की बात कर रहे हैं। अब नए साल में क्या नई कांग्रेस दिखेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नेहा जी, फाइनल कमेंट्स। नवजोत जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस अब और गहरी नींद में सो जाएगा, क्योंकि 5 साल बाद अब चुनाव है। मुझे नहीं लगता कि बहुत तत्परता से संगठन को लेकर कोई विषय सामने आने वाला है कांग्रेस में। ये गहरी नींद में डूबेंगे। और दूसरी बात, मैं सिहाग साहब से कहना चाहूंगी कि आप हमारे विषय में बात कर रहे थे 400 पार के। मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि 37 विधायकों पर आपको लाकर खड़ा कर दिया जनता ने, तो अब जनता ने कांग्रेस के विषय में क्या सोचा है, इस और ध्यान देना शायद ज्यादा जरूरी है। और ये अच्छी बात मुझे लगी कि आपकी समीक्षा CWC की बैठक हुई और उसमें समीक्षा हुई हार के क्या कारण थे, और हार के कारण खरगे साहब ने बहुत क्लियरली मेंशन किए कि गलत बयानबाजी करना, गलत लोगों के लिए बयानबाजी करना, और
आपस की खींचातानी की वजह से आप हरियाणा हारे हैं, ये बात बिल्कुल सही कही है। और ईवीएम का जिक्र कहीं पर भी खड़गे साहब ने नहीं किया, आप भी मान जाइए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो किया है उसका सम्मान भी आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि फुल मेजोरिटी की सरकार अगर जनता ने दी है तो उन्होंने सोचकर वोट डाला है अपना, उसका सम्मान आपको करना जरूर चाहिए। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे योगेश जी, जल्दी से। देखिए, ईवीएम को लेकर माननीय खड़गे साहब ने एक बड़ा जन आंदोलन, कांग्रेस पार्टी उसकी रूपरेखा तैयार कर रही है। और वो पार्टी जिस तरह बस भारत संदेश, भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, इसी तरह हम ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम चलाने जा रहे हैं। कुछ और बचा नहीं इस लिहाज से आप क्या, इससे अच्छा तो कांग्रेस पार्टी को जोड़ने का काम कर लें। कांग्रेस पार्टी को एक छत के नीचे लाने का काम करेंगे तो शायद ईवीएम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुहिम चलाने की। लोग भर भर के ईवीएम में बटन दबाएंगे आपके लिए। लेकिन आप लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती। कहते हैं ना कि घुमाकर कान पकड़ने से अच्छा है सीधे ढंग से कान पकड़ ले, शायद वो बेहतर होगा। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है नवजोत जी कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का वर्चस्व पुराने कांग्रेस की तरह से वापस आ पाएगा, क्योंकि आपस खींचातानी और जो कूटनीति है वो इतनी बढ़ चुकी है, मन के भेद इतने बढ़ चुके हैं कि एक विचार पर कभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े नहीं होंगे। मैं बड़े नेताओं की बात नहीं कर रही हूं। मुझे लगता है कि ये दरार जो है वो जो छोटे कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता है संगठन के, वहां तक ये दरार बहुत लंबी खिंची हुई है। और भाजपा संगठन की तरफ मुझे लगता है आपको एक पॉजिटिव नजर से देखना चाहिए, और देखना चाहिए किस तरह से एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक संगठन हमारे बीच में कायम है। चलिए, अब नेहा जी, ये तो कांग्रेस को देखना है कि अपने आप को संगठित कैसे करना है। फिलहाल बेहद शुक्रिया आप दोनों का इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। राज्यसभा चुनाव जिसमें यकीनन भाजपा का पलड़ा भारी है, कई नेता इस जोड़ तोड़ में लगे हैं कि उनका नंबर राज्यसभा में जाने के लिए लग जाए, लेकिन किसके नाम पर बीजेपी की तरफ से मुहर लगती है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जहां तक बात कांग्रेस की है, विधानसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं अंदरूनी गुटबाजी, खींचतान अभी भी कांग्रेस को घेरे हुए है। राज्यसभा की सीट तो कांग्रेस के हाथ से जा ही रही है। ऐसे में बड़ा चैलेंज कांग्रेस के आगे खुद को एकजुट करके कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का है। लेकिन क्या बदली हुई कांग्रेस आने वाले दिनों में दिखेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।